हाय एवरीवन, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है? हमें देखना है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे पहले आपके जो चैप्टर है एनसीईआरटी का उसमें दिया हुआ है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसे हम मैट्रिक्स के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, लेकिन सीक्वेंस मेरे हिसाब से रहेगा। जो डिटर्मिनेंट की चीज है उसे हम डिटर्मिनेंट में ही पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज का जो चैप्टर है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक के अनुप्रयोग। अब मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि डिटर्मिनेंट हम लीनियर इक्वेशंस के जो वेरिएबल होते हैं उनको सोल्व करने में हेल्प करता है। कौन? हमारी डिटर्मिनेंट, सारणिक। तो देखिए, दो सिस्टम आज हमें पढ़ने हैं, हेट्रोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम, विषमघातीय रैखिक समीकरण, और एक पढ़ना है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम, समघातीय रैखिक समीकरण निकाय। अब इन दोनों में सबसे पहले डिफरेंस क्या है? देखिए, यहां पे तीन इक्वेशन है और तीन ही क्या है? वेरिएबल एक्स वाई जेड। यहां पे भी तीन ही इक्वेशन और कितने वेरिएबल? तीन, एक्स वाई जेड। अगर यहां की बात करूं तो यहां एक कांस्टेंट टर्म भी है राइट साइड में, d1 d2 d3। यहां पे कांस्टेंट टर्म वो क्या है? जीरो। तो जहां पे राइट हैंड साइड जीरो हो रहा है उसे मैं बोल रहा हूं होमोजीनियस इक्वेशन। जहां पे राइट हैंड साइड में कुछ कांस्टेंट है, कुछ वैल्यूज हैं, उसे मैं बोल रहा हूं हेट्रोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अब सबसे पहले ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ये जो चैप्टर है आज जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें से 90% चांसेस हैं कि हर साल जेई मेन में यहां से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं जेई मेंस की बात कर रहा हूं, एआई ट्रिपल की बात कर रहा हूं, तो यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है। आपके बोर्ड में भी है तो आपको पढ़ना दोनों के लिए। बोर्ड में ज्यादा इतना चांसेस इस क्वेश्चन का नहीं होता जितना उसका होता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना होता है। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो बोर्ड में भी जनरली आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम, विषमघातीय समीकरण निकाय को कैसे सोल्व किया जाता है। मान लीजिए तीन इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। अब यहां पे जो वेरिएबल है तीनों इक्वेशन में x, y, z है। हम जानते हैं कि जितने वेरिएबल होंगे उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकालने के मुझे एटलीस्ट कम से कम उतनी ही समीकरण इक्वेशंस की आवश्यकता होती है। तो तीन वेरिएबल और तीन ही क्या मेरे पास इक्वेशन। अब ये जो सोल्व करना होता है ये बेसिकली हम सोल्व करते हैं क्रेमर्स रूल की हेल्प से। एक साइंटिस्ट था क्रेमर, उसने ये रूल दिया। अब देखो क्या बोलता है ये रूल। सबसे पहले हमें डेल्टा निकालना होता है। डेल्टा क्या होता है? एक ऐसा डिटर्मिनेंट होता है जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की वैल्यू होती है। बेसिकली कैसे? कुल मिलाके आपको तीनों इक्वेशंस के एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उन्हें किस में लिख देना है? डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देना है, सारणिक के रूप में लिख देना है, और उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। यही क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा। जैसे एक्स के कोफिशिएंट क्या थे? a1 a2 a3, तो a1 a2 a3। y के कोफिशिएंट थे b1 b2 b3, तो b1 b2 b3। z के कोफिशिएंट थे c1 c2 c3, तो c1 c2 c3। इसको हम सोल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा। अब ध्यान देना, जो डेल्टा x बनेगा, डेल्टा x कैसे बनेगा? ये जो राइट हैंड साइड के कांस्टेंट हैं, अचर पद हैं, ये x के कोफिशिएंट की जगह क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा x। तो डेल्टा x कैसे निकलेगा? देखना, x के कोफिशिएंट क्या थे? a1 a2 a3। तो बेसिकली हमने a1 a2 a3 की जगह क्या कर दिया? d1 d2 d3। इन्हें मैंने नीले मार्कर से लिख दिया। अगर मेरे को डेल्टा y निकालना होता तो ये जो y के कोफिशिएंट है उनकी जगह मैं क्या रख दूंगा? d1 d2 d3। डेल्टा z निकालना है मेरे को, तो ये z के कोफिशिएंट है c1 c2 c3, उनकी जगह क्या रख दूंगा? d1 d2 d3, और इनकी मैं डिटर्मिनेंट वैल्यूज निकाल लूंगा। ठीक है, अब मैंने अभी तक डेल्टा निकाल लिया, डेल एक्स निकाल लिया, डेल वाई निकाल लिया और डेल जेड निकाल लिया। अब मेरे को बेसिकली जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। तो एक्स वाई जेड कैसा आएगा? एक्स बराबर होगा डेल एक्स बाय डेल्टा, वाई बराबर हो जाएगा डेल वाई बाय डेल्टा, जेड बराबर हो जाएगा डेल जेड बाय डेल्टा। ये किसने दिया था? क्रेमर भाई साहब ने। तो इनके नाम से बोल दिया क्रेमर्स रूल। ये कोई आपसे पूछने नहीं वाला, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या किया? हम पढ़ रहे हैं हेट्रोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सोल्व करना, विषमघातीय रैखिक समीकरण निकाय को हल करना। उसमें सबसे पहले हम डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा कैसे बनाते हैं? जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं उनका हम डिटर्मिनेंट फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, फिर हमें डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? जो पहला कॉलम है मतलब x के कोफिशिएंट उनको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म से। हाँ कि ना?
डेल वाई निकालना है तो मिडल कॉमन मतलब y के कोएफिशिएंट को हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से। हाँ कि ना, सिमिलर वे में डेल जेड तो x आ जाएगा डेल एक्स बाय डेल्टा, y आ जाएगा डेल वाई बाय डेल्टा और z आ जाएगा डेल जेड बाय डेल्टा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आती है बात इस चार्ट की। तो हमने यदि डेल्टा निकाल लिया, सबसे पहले हमने क्या निकाला था, डेल्टा ही तो फाइंड आउट किया था। तो मान लीजिए डेल्टा फाइंड आउट कर लिया तो डेल्टा की दो कंडीशन हो सकती है, या तो डेल बराबर आ जाए जीरो, ये डिटर्मिनेंट क्या आ जाए जीरो, और एक कंडीशन हो सकती है डेल नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब डेल्टा की वैल्यू कैसे है, नॉट इक्वल टू जीरो। ये चार्ट ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, ठीक है। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है या डेल्टा बराबर जीरो हो सकता है। अब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है जिसे हम बोलते थे अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब हमें कुछ सॉल्यूशन मिला तो उसे हम बोलते थे कंसिस्टेंट सिस्टम, संगत निकाय है। तो आपको ये फ्लो चार्ट तो बिल्कुल मेमोराइज कर ही लेना है, ठीक है, कैसे भी करें आप करना पड़ेगा। तो डेल नॉट इक्वल टू जीरो किया, अगर डेल नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो उसे मैं बोल दूंगा कि ये कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। इन लीनियर इक्वेशंस का कैसा सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, यूनिक सॉल्यूशन। और ये कैसी है सिस्टम में, कंसिस्टेंट, संगत निकाय। क्लियर है। अब मान लीजिए मेरा डेल्टा बराबर जीरो आ गया, तो डेल्टा बराबर जीरो आ गया तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है, फिर हमें डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकालना पड़ेगा। डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकाल लिया। अब डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में कम से कम एक नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, मतलब कोई भी एक नॉट इक्वल टू जीरो हो गया या तीनों के तीन हो गए, पर एक तो होना ही चाहिए, कम से कम एक, एटलीस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा हो गया, ये डेल एक्स डेल वाई डेल जेड की बात कर रहा हूं, तो मैं बोल दूंगा कि वो नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं। और कोई सॉल्यूशन नहीं तो मैं उसको बोलूंगा असंगत निकाय। असंगत निकाय का मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब ध्यान रखिए, डेल्टा बराबर जीरो के केस में हमेशा होता है इनकंसिस्टेंट, असंगत। देखो यहां भी असंगत है, यहां भी असंगत है। ये कौन सा वाला केस है, डेल बराबर जीरो। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं डेल बराबर जीरो में हमेशा कैसा होगा, असंगत। इन दोनों को यहां लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हमने डेल बराबर जीरो निकाला था, डेल बराबर जीरो आ गया तो हमें दो कंडीशन देखनी है कि डेल एक्स डेल वाई जेड में से कितने नॉट इक्वल टू जीरो। यदि कोई भी एक नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो मैं बोल दूंगा कि नो सॉल्यूशन, कोई हल विद्यमान नहीं है, और उसके बाद बोल दूंगा इनकंसिस्टेंट, असंगत निकाय। अब ध्यान दो, दूसरी कंडीशन क्या थी, मान लीजिए डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों की वैल्यू क्या आ गई, जीरो के बराबर। मतलब ये वाला केस क्या है, डेल भी जीरो हो गया, डेल एक्स भी जीरो हो गया, डेल वाई भी जीरो हो गया, डेल जेड भी जीरो हो गया, तो उसको मैं बोल दूंगा अनंत हल या शून्येतर हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इंग्लिश में एक ही नाम है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो पक्की बात क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। यहां तक क्लियर। अभी हम क्वेश्चन देखें ना, आपके पूरे जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आज हम AIEEE 2005 का भी एक क्वेश्चन देखने वाले। चलिए, उसके बाद आता है सेकंड। अभी हमने पहला पार्ट देख लिया, अब सेकंड आता है कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम आया तो उसे कैसे सोल्व करना है। समघातीय रैखिक समीकरण का निकाय आया तो उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस, यहां क्या है, 0 0 0, यहां क्या था, D1 D2 D3, बेसिकली कुछ कांस्टेंट था, जबकि समघातीय होमोजीनियस में क्या है, राइट हैंड साइड में 0। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी। मान लिया ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। क्लियर है यहां तक। चलिए अब देखो, मान लीजिए मुझे डेल निकालना है, तो डेल तो इसका भी सेम हो जाएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c3, a3 b3 c3। या देखो, मान लीजिए डेल एक्स निकालता तो डेल एक्स क्या था, 0 0 0, b1 b2 b3 c1 c2 c3। हाँ कि ना, यही तो करता। तो हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट में, सारणिक में किसी भी एक पंक्ति अथवा किसी भी एक स्तंभ के यदि सभी एलिमेंट्स जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो इसलिए यहां पे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हमेशा क्या होता है, जीरो। किस केस में, समघातीय रैखिक समीकरण निकाय में। ये चीज क्लियर है। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में हमेशा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्या होगा, जीरो। ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या निकाला, डेल्टा निकाला। डेल्टा कैसे निकालेंगे, वही a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3
B3 C3। बेसिकली जो लीनियर इक्वेशंस हैं हमारी, उनके x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट का क्या लेना है, डिटरमिनेंट। ये हम यहां भी कर चुके हैं। चलिए अब इसमें भी मैंने डेल्टा निकाला। डेल्टा की वही सेम दो कंडीशन, एक बार हो सकता है डेल्टा 0 आ जाए, एक बार हो सकता है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आए। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया तो उसमें क्या बोल दूंगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद क्या बोलूंगा, शून्य हल, जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन या उसको बोल दूंगा तुच्छ हल, या उसको बोल दूंगा निरर्थक हल। तुच्छ हल और निरर्थक हल की इंग्लिश है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा समझा दू जीरो सॉल्यूशन कैसा आ रहा है। हम जानते हैं कि समघाती रैखिक समीकरण में हमेशा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्या होता है, 0। और यहां पे क्या आ गया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो मान लीजिए मुझे x निकालना होता तो x बराबर क्या होता, डेल एक्स बाय डेल्टा। डेल एक्स को क्या बोल रहा हूं मैं, हमेशा कैसा है, 0। और डेल्टा क्या है, कुछ है, मतलब नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या आता है, हमेशा 0 ही तो आता है। सिमिलर वे में y भी 0 आ जाएगा, सिमिलर वे में z भी 0 आ जाएगा। तो इसलिए बोल दिया मैंने यहाँ पे शून्य हल, जीरो सॉल्यूशन, या तुच्छ हल, या निरर्थक हल, जिसको बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन, या अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के केस में हमेशा अद्वितीय हल होता है। ये चीज क्लियर है। चल एक बात ध्यान रखना, जब इसकी बात की थी हमने हेट्रोजीनियस की, तो कुछ आया था कोई हल नहीं की बात आई थी, क्योंकि डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हमने नॉट इक्वल टू 0 की बात की थी। जबकि अगर होमोजीनियस की बात करूं तो हमेशा डेल एक्स भी 0 होता है, डेल वाई भी 0 होता है, डेल जेड भी 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब इस केस में कोई हल नहीं वाली सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि कोई हल नहीं कब आया था, जब कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0, और यहां तो वो हमेशा कैसे होते हैं, 0। इसका मतलब इस केस में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में, समघाती रैखिक समीकरण में कोई हल नहीं का केस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, विद्यमान नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, मान लीजिए हमने डेल्टा निकाला, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 की हमने बात करी। मान लीजिए वो डेल्टा 0 के बराबर आ जाता, तो 0 के बराबर आता तो उसको मैं क्या बोलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अशून्य या शून्येतर हल। ऑब्वियसली ये शून्य हल है तो वो अशून्य या शून्येतर हल हो गया, नॉन जीरो सॉल्यूशन हो गया, और उसे बोल दूंगा मैं इन ट्राइवल सॉल्यूशन, अनिरर्थक हल। क्लियर है। तो ये फ्लो चार्ट है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आज का एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका एक पार्ट AIEEE 2005 में भी आया हुआ है, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। देखो क्या क्वेश्चन है, देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले हमें 3 इक्वेशन दे रखी है, ऑब्वियसली 3 इक्वेशन देगा, लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर लैम्डा माइनस 1। एक इक्वेशन है एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड बराबर लैम्डा माइनस 1। एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड बराबर लैम्डा माइनस 1। और हमसे क्या पूछा है कि इस इक्वेशन के आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है जब ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखती हो, अद्वितीय हल रखती हो, कोई हल नहीं रखती हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हो। इवन एक पार्ट इसका AIEEE 2005 में आया हुआ है। अब कौन सा पार्ट आया हुआ है, तो देखो मैंने आपको इसके 3 पार्ट कराने हैं। पहला पार्ट है यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। सेकंड पार्ट है इसका नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। थर्ड पार्ट है इसका अनंत हल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, लैम्डा की वैल्यू, यही तो हमसे पूछा है। और ये वाला जो आपका सेकंड पार्ट है ये आया हुआ है AIEEE 2005, AIEEE 2005, जेई मेंस 2005। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं, एक एक से सोल्व करते हैं। वहां तो हमारे ऑप्शन भी आए थे तो हम इजीली कर सकते थे, लेकिन यहां देखो सबसे पहला पार्ट हमें करना है यूनिक सॉल्यूशन के लिए।
तो हमने पढ़ा था, सबसे पहले देखो ये बेसिकली हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है, विषमघाती है समघाती है। तो मैंने क्या बताया था, अगर राइट हैंड साइड में जीरो नहीं बन रहा इसका मतलब वो कैसा है, हेट्रोजीनियस विषमघाती है। तो ये कौन सा हो गया, हेट्रोजीनियस विषमघाती है। मतलब जो हमने दो फ्लो चार्ट पढ़े थे, इस क्वेश्चन में कौन सा फ्लो चार्ट काम आएगा, पहले वाला। ये बात क्लियर है। अब देखो ये हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें यूनिक सॉल्यूशन, जब हेट्रोजीनियस होता था, विषमघातीय समीकरण होते थे, तो उस समय हम अद्वितीय हल के लिए क्या करते थे, जब सारणिक की वैल्यू डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो उस केस में हम बोल देते थे वो कैसा होगा, अद्वितीय हल इन यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो अगर मैं यहां पे डेल्टा बना दूं, डेल्टा क्या बनेगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, तो आ जाएगा यहां पे लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1 1 1 लैम्डा, हाँ कि ना। इनसे हमने डिटर्मिनेंट बना लिया और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है और उसको किसके इक्वेट कर देंगे, नॉट इक्वल्स टू 0, कि वो 0 के बराबर नहीं होगी। अब इसे सोल्व करना है, हमें आता है, कैसे करेंगे देखो। एक तरीका तो क्या मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर दूं, एक तरीका क्या इसमें ऑपरेशन लगा दूं छोटा बनाने के लिए। तो देखो क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट ऑपरेशन कर देते हैं, ज्यादा बेटर है, छोटा सा है। देखो डेल्टा बराबर लैम्डा से एक्सपेंड किया, ये गया, क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। जब मैं माइनस 1 से एक्सपेंड करूंगा तो क्या बचेगा, ये गया, लैम्डा इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 मतलब लैम्डा माइनस 1। जब प्लस 1 से एक्सपेंड करूंगा क्या आएगा, ये गया 1 माइनस लैम्डा, और इसको कैसा होना पड़ेगा, नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि पहला क्या है, अद्वितीय हल। अब तो सोल्व करना है, आंसर पाना है। क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस का 1 माइनस का लैम्डा। काटा पीटी करनी है, सबको आती है। देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा, 1 1 जुड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहां से, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा प्लस का 2, ये आ गया। अब देखो अब हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है और हमें ये चीज सोल्व करनी है। ये चीज क्या है, क्यूबिक, और क्यूबिक सोल्व करना आपने 10th 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है, क्या करते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते थे। एक रूट्स हमें निकालना होता था, एक इसका मूल जो होता था हमें निकालना होता था। देखो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या ये 0 बनेगा। एक बार मान के चलिए कि इक्वेट 0 करना होता मेरे को, तो क्या करता, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, यही तो था। मान लो इसको इक्वेट 0 करना होता तो मैं क्या करता, लैम्डा की वैल्यू कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड लगाता। मान लीजिए लैम्डा बराबर 1 रखता, तो 1 पे देखो क्या बनता, 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 मतलब 0 बन रहा था। इसका मतलब पक्की बात है कि लैम्डा बराबर 1 इसका क्या हो जाएगा, एक शून्यक। लैम्डा माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर। इट मींस लैम्डा बराबर 1 इसका पक्का क्या होगा, एक शून्यक, मूल या जीरोस या रूट्स। ठीक है, अब इसका मतलब लैम्डा माइनस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर गुणनखंड। तो लैम्डा माइनस 1 से क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 से। तो क्या आएगा, लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करूं कि लैम्डा क्यूब आ जाए, तो लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस का लैम्डा स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये काट डाला, बचेगा क्या, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2। लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करूं कि लैम्डा स्क्वायर आ जाए, प्लस के लैम्डा से। तो यहां लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा, काट डाला, माइनस प्लस, ये कट गया, माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा प्लस 2। लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाए माइनस 2 से, तो माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2, साइन चेंज कट जाएगा, क्या बचेगा, 0। इसका मतलब एक फैक्टर आ गया मेरा लैम्डा माइनस 1, एक फैक्टर आ गया ये। हम जानते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दिस बराबर दिस इंटू दिस प्लस दिस, ये हमेशा होता है। तो देखो दिस बराबर दिस इंटू दिस, और यहां से कितना आया 1, और यहां से कितना आएगा। जब इसे सोल्व करूंगा तो देखना लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस का 2, इसे सोल्व किससे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। क्यों, क्योंकि ये द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, लैम्डा कॉमन लिया, बचेगा, सॉरी इसको क्या लिख सकता हूं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, लैम्डा प्लस 2 बराबर 0। यहां से आ गया लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 2। जब इसे इक्वेट 0 करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बराबर 1 और 2। तो बेसिकली हमारी लैम्डा की दो वैल्यूज आई, 1, 2 और एक आ रही थी यहां से 1। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं क्या लिख सकता था, लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस 2।
या लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 2। तो बेसिकली आप इतना सा समझिए, अब ये आपका 10th और 11th क्लास का मैटर है। अगर आपको ये सोल्व करनी आती है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप इतना सा ध्यान रखिए कि ये क्यूबिक बनी, त्रिघात बनी, और त्रिघात को हमने सोल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1 और 2, और हम जानते हैं कि ये कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 के अलावा कुछ भी रख लो चलेगा। लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 और 2, तो लैम्डा क्या क्या हो जाएगा, तो बेसिकली हमारा ऑप्शन हो जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू r माइनस 1, 2। तो लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 के अलावा आप कुछ भी रख सकते हो, वो हमारा क्या देगा, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन। और आपने अगर 1 और 2 रख दी तो वो हमेशा हमको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब AIEEE वाला पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। इसकी ये जो ट्रिक है मैं आपको बता दूंगा कि त्रिघात को कैसे सोल्व किया जाता है, लेकिन अभी पॉसिबल है नहीं, वो बेसिकली मैं लिमिट में पढ़ाता हूं तो आपको वहां तक इंतजार करना पड़ेगा। चलिए नो सॉल्यूशन सेकंड की बात करें जो AIEEE में है। अब ध्यान दो, ये जो दोनों पार्ट हैं इनमें कौन सा फ्लो चार्ट काम करेगा, पहले वाला। पहले वाले में भी हमने इधर देखा था डेल बराबर 0, उसके भी दो पार्ट थे, हाँ कि ना। जब डेल बराबर 0 था और डेल एक्स बराबर डेल वाई बराबर डेल जेड बराबर 0 हो जाता था तो क्या मिलता था यहां पे हमें, अनंत हल। और जब एट लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू 0 होता था तो हमें क्या मिलता था, कोई हल नहीं। कम से कम एक भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो हमें क्या मिलता था, कोई हल नहीं। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो बस हमें यही चेक करना। अब हम देख चुके हैं कि सबसे पहले नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला कौन सा पार्ट होता है, जब डेल बराबर 0 हो जाता है। और हम ऑलरेडी अभी डेल सोल्व कर चुके हैं। जब हमने डेल को नॉट इक्वल टू 0 किया था तो बेसिकली जो डेल के फैक्टर आए थे वो तो 1, 2 ही तो आए थे। तो जब डेल बराबर 0 करूंगा तो भी लैम्डा बराबर कितना आएगा, 1, 2। ये हम ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो लैम्डा बराबर आ गया 1, 2। अब ध्यान दो, यदि मैं राइट हैंड साइड में 1 रख देता हूं तो क्या बनेगा, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 0 0। राइट हैंड साइड में 0 बन जाते थे तो वो क्या हो जाती थी, होमोजीनियस इक्वेशन, समघातीय समीकरण। क्या समघातीय समीकरण में नो सॉल्यूशन का कंसेप्ट आता था, बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि समघाती में हमेशा ही डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कैसे होते थे, 0। तो वो कंडीशन तो आ ही नहीं सकती कि कम से कम एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, हाँ कि ना। ये आपको मैंने फ्लो चार्ट पढ़ाया था, सब बताया हुआ है। तो कोई हल नहीं। AIEEE 2005 में जो आया है उसमें लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। ऑप्शन में था 1B और पहला ऑप्शन 1 ही था। 1 हमें क्रॉस करना है, क्यों करना है, क्योंकि 1 - 1 1 - 1 राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, 0। और हम जानते हैं कि होमोजीनियस बन जाएगी तो होमोजीनियस में कोई हल नहीं का कोई भी कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, नो सॉल्यूशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो AIEEE 2005 का आंसर हमारा सिंपल हो गया, लैम्डा बराबर 1। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं कब होता था, जब डेल भी 0 हो और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड भी 0। तो जब हमने डेल 0 किया तो हमारी लैम्डा की वैल्यू 2 आई, ठीक है। जब मैं जब ये लैम्डा की वैल्यू 1 है इसको यहां रखूंगा तो मुझे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों 0 मिल जाएंगे, लेकिन जब 2 रखूंगा तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड 0 नहीं मिलेंगे। और हम जानते हैं कि अनंत हल के लिए डेल एक्स डेल वाई डेल जेड भी 0 होने चाहिए। इसका मतलब लैम्डा क्या हो जाएगा, 1। क्यों हो जाएगा, अरे भाई डेल एक्स कैसे निकालते थे, राइट हैंड साइड वालों को एक्स के कोफिशिएंट में रखते थे। जब डेल वाई निकालता था तो राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट को वाई के कोफिशिएंट में रिप्लेस कर देता था। जब डेल जेड निकालता था तो जो राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट है उनको जेड के कोफिशिएंट से रिप्लेस कर देता था, यही तो करता था। तो जब ये 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 हो जाएगा तभी तो मुझे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड 0 मिलेगा, हाँ कि ना। तो सिंपल सा हमारा आंसर हो गया लैम्डा बराबर 1। तो हमने ये वाला पार्ट भी देख लिया, ये वाला पार्ट भी देख लिया। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने जो आज बेसिकली देखा है वो है बेसिक कंसेप्ट और कुछ एक बेसिक क्वेश्चन। आगे हम अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आई होप आप वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बाय।